नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, एविएशन सेक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में एज वेल एज न्यूज़पेपर में कि बहुत बड़े इन्वेस्टर इंडिया के राकेश झुनझुनवाला की अभी मुलाकात रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। तो बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे ये किस वजह से हो रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि राकेश झुनझुनवाला कहीं बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करने वाले हैं, क्या रीज़न इसकी वजह से इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। तो आज बहुत बड़ी हेडलाइन बनी हुई है और ग्लोबल हेडलाइन है कि इंडियन एविएशन सेक्टर में एक नई एयरलाइन का इंट्रोडक्शन होने वाला है जो कि है आकाशा एयरलाइन। ये एक नए कॉन्सेप्ट में खुलने वाली है जिसे कहते हैं ULCC। उसका मतलब होता है अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन एंड कार्गो कैरियर। तो अभी हाल फिलहाल अभी हम जब देख रहे हैं कि अब लोग एयर ट्रेवल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पहले क्या था कि ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र करते थे। अब जहाँ सैलरी बढ़ी है लोगों की, अब लोग एयर ट्रेवल को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि विद इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो आराम से इंडिया में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा सकते हैं, जबकि ट्रेन की जर्नी बहुत ही टायरिंग होती है और बहुत ही लॉन्ग जर्नी होती है। तो इंडियन जो एविएशन मार्केट है बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक मार्केट है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स फ्रॉम फॉरेन दे आर आल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया और बहुत सारी एयरलाइंस लाइंड अप हैं। तो हाल ही में टोटल इंडिया से 4 अपनी, अगर हम डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें तो टोटल 4 नई अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस एंड कार्गो सर्विसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से NOC के लिए अप्लाई किया था। उनमें से एक एयरलाइन को NOC मिल चुकी है जो कि एक्चुअली राकेश झुनझुनवाला, जो मैंने अभी नाम लिया, जो कि इंडिया के लोकली उनको हम जानते हैं वारेन बफेट, क्योंकि उनने स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा बनाया है। उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है इस आकाशा एयरलाइन में अराउंड 260 करोड़, जो कि टोटल जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी एयरलाइन ऑपरेशन की, उसका 40% स्टेक होल्डर है राकेश झुनझुनवाला। तो इनकी एयरलाइन को रिसेंटली में अभी 2 दिन पहले ही NOC मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, और दे आर प्लानिंग टू ऑपरेट देयर फर्स्ट फ्लाइट बाई समर 2022। तो 2022 के जून से इनका प्लान है और इनिशियली ये 5 साल तक 70 प्लेन से अपनी एयरलाइंस चलाने वाले हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा अभी रिसेंटली टाटा ने भी एक्वायर कर लिया है एयर इंडिया को। तो ये 2 बिगेस्ट प्लेयर अभी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, जबकि इंडिया की पहली ULCC जिसे हम कहेंगे अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन एंड कार्गो सर्विसेज, इस कॉन्सेप्ट जो पहली एयरलाइन आ रही है वो है आकाशा एयरलाइन, और इसी के साथ में 3 और एयरलाइंस है वो लाइंड अप हैं, उनको अभी NOC नहीं मिला है। तो दोस्तों, इट्स ए ग्रेट न्यूज़ कमिंग इन कि एक नई एयरलाइन मार्केट में आने वाली है, तो मार्केट में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। एविएशन जो फेयर है, प्राइसेस हैं जो अभी बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप यहाँ से, जैसे चेन्नई से आप अगर दिल्ली जाना चाहते हो तो मिनिमम कॉस्ट आपको 4000 से लेकर 5000 तक लगता है, जो कि आप टिकट बुक करते हो एटलीस्ट 30 डेज बिफोर। अगर आपको इमरजेंसी जाना है विद इन 4 और 5 डेज बिफोर अगर अप्रोच करते हो तो यही कॉस्ट आपकी 8000 से लेके 10,000 तक चली जाएगी। ये मिनिमम फेयर मैं बताता हूँ। अगर आप इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में जाते हो तो कॉस्ट और ज़्यादा भी, डबल और ट्रिपल भी हो सकती है। तो इस कॉस्ट पे कंट्रोल करने के लिए ऐसी एयरलाइंस का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इस गैप को भरने के लिए रिसेंटली 4 एयरलाइंस इस ULCC एक नया कॉन्सेप्ट ये इन्वेंट हुआ है, उस पे ये आने वाली है। तो जो आकाशा एयरलाइन है ये एक्चुअली बैक्ड अप बाय दी बिलियनियर राकेश झुनझुनवाला, और इसका जो मैनेजमेंट है वो हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जिसमें कि अपने जेट एयरवेज के पूर्व CEO विनय दुबे भी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है आदित्य घोष, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट और CEO रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस के। तो ये दोनों टॉप मैनेजमेंट में हैं इसके आकाशा एयरवेज के। और एक्चुअली ये आकाशा एयरवेज जो इसकी जो सब्सिडरी
कंपनी है वो SNB एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि रिसेंटली इन द नवंबर 2020 में रजिस्टर्ड हुई है इंडियन कंपनी एक्ट में, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो है विनय दुबे। तो जो SNB एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है वो ही ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशन स्टार्ट करेगी 22 दिसंबर 2022 अंडर द ब्रांड नेम ऑफ आकाशा एयरवेज। इसके अलावा जो 3 और एयरलाइंस हैं जिनके बारे में बता रहा हूं, जो कि सेम ULCC कॉन्सेप्ट पे आने वाली है, उनमें है एक का नाम है टर्बो मेगा एयरवेज, जो कि जिसके जो प्रमोटर है वो हैदराबाद बेस्ड TrueJet प्राइवेट लिमिटेड है। और इसके अलावा जो 2 है इसमें एक कार्गो है और एक एयरवेज है, जो कि उसके जो प्रमोटर है वो स्पाइसजेट है। उनके नाम है जेट फ्राइट लॉजिस्टिक्स एंड स्पाइस एक्सप्रेस। ये दोनों हैं जो कार्गो आर्म ऑफ स्पाइसजेट। तो ये 2 प्लस टर्बो मेगा एयरवेज और ये 3 अभी लाइंड अप है जिनको NOC मिलना अभी बाकी है। इन चारों ने अप्लाई किया था रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अगस्त, जिसमें कि आकाशा एयरवेज को NOC मिल चुका है और दे आर गोइंग टू रिज्यूम देयर स्टार्ट देयर ऑपरेशन बाय समर 2022। तो इसमें जो टोटल इनिशियल जो कॉस्ट है जो कि राकेश झुनझुनवाला उसको बियर कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 260 करोड़। सो टोटल शेयर अगर उसकी बात करें तो दैट इज अराउंड 30% 40% टोटल अमाउंट का जो स्टेक होल्डर हैं वो राकेश झुनझुनवाला हैं। इसके अलावा जो मैं नाम बता रहा था विनय दुबे, जिनकी जो सब्सिडरी कंपनी रजिस्टर्ड है SNB एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, उनका भी कुछ शेयर रहेगा। और दूसरे हैं आदित्य घोष, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ इंडिगो 6E प्रोग्राम। तो जो एयरलाइन है जो आकाशा की बात कर रहा हूँ, ये आकाशा विल ऑपरेट फ्रॉम बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑलरेडी वो कंफर्म कर चुके हैं, दे विल बी बेस्ड ऑन बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बेंगलुरु हम जानते हैं बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है इन दी एशिया, IT हब जिसे हम कहते हैं, वहां से ये ऑपरेट करेगी। तो जो एयरक्राफ्ट फ्लीट्स हैं ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं, दे आर गोइंग विद द एयरबस 737 मैक्स 70 एयरक्राफ्ट फॉर इनिशियल 4 ईयर्स। तो इनिशियल जो 4 साल तक वो ऑपरेट करेंगे वो बोइंग 737 मैक्स के साथ करेंगे। इससे पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि दे कैन गो विद इवन एयरबस A320 न्यू पैसेंजर एयरक्राफ्ट, बट उसकी जो बुकिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक वो कोई नया डिलीवरी नहीं दे सकता किसी भी कंट्री को। तो फाइनली ये सारा जो भी ऑर्डर पुट होने वाले थे 70 एयरक्राफ्ट के, वो सारे इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द एयरबस दे हैव गॉन टू द बोइंग नाउ। सो बोइंग 737 मैक्स वो डिसाइड कर चुके हैं, दे आर गोइंग टू परचेज टोटल 70 एयरक्राफ्ट ऑफ सच काइंड टू ऑपरेट देयर डोमेस्टिक सर्विसेज इनिशियली इन द मेजर सिटीज। तो ये तो बात है। अगर ये राकेश झुनझुनवाला की बात करें, तो अगर राकेश झुनझुनवाला के बारे में बात करें तो इनने ये शेयर मार्केट में इतना पैसा बनाया है कि वो इंडिया के वॉरेन बफेट है। उनका टोटल जो नेट एसेट वैल्यू है वो है अराउंड 590 करोड़ $। तो आप एक सोच सकते हैं, उनने ये शेयर मार्केट में पैसा लगाना 1985 से स्टार्ट किया था और अभी तक वो टोटल ऐसे विनिंग शेयर्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं कि टोटल उनका नेट वर्थ जो शेयर का है वो दैट इज अराउंड 590 करोड़ $। और अगर उससे बात करें कि इस एयरलाइंस में आकाशा में जस्ट 260 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अगर उस टोटल एसेट से कंपेयर करें तो जस्ट 30 करोड़ $। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस आकाशा एयरवेज। तो ये तो है भाई कहानी इसकी। अब बात होती है कि ULCC कहाँ तक कारगर है इंडिया में। इंडिया में हम देख रहे हैं कि इसको ऑपरेट करने के लिए सारी कंपनियां मतलब ज़्यादातर कॉपरेट कर सकती हैं, जो कि अभी एविएशन सेक्टर पे अगर नजर डालें तो केवल एक ही बिग प्लेयर है, दैट इज इंडिगो एयरलाइंस। तो इंडिगो एयरलाइंस का जो प्रॉब्लम हुआ है रिसेंटली ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ लॉस। तो टोटल लॉस उनका फर्स्ट क्वार्टर का वो पब्लिकली बोल चुके हैं कि वी आर फेसिंग अ लॉस ऑफ मोर देन 3,170 करोड़ रुपीज़। सो 3,174 करोड़ रुपीज़ का घाटे में चल रही है अभी एट प्रेजेंट इंडिगो एयरलाइंस। इसके अलावा जो स्पाइस जेट है और दूसरी थी डोमेस्टिक में गो एयर, जिसको अब कहते हैं नाउ गो फर्स्ट, ये दोनों तो ऑलमोस्ट लैंडेड हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ हाई डेबिट ऑन देम।
तो उन पर इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है कि दे आर नॉट एक्चुअली प्रॉपरली ऑपरेटिंग देयर एयरक्राफ्ट इन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल, बट इंडिगो इज स्टिल सर्वाइविंग। बट आप देख सकते हैं कितना बड़ा फिगर है, 3,174 करोड़, इतने का अभी वो डेबिट में चल रहे हैं और दे आर सीकिंग फॉर सम न्यू अल्टरनेटिव टू रेज द फंड। तो ये सिचुएशन अभी इंडियन मार्केट की है। अगर ये यूएलसीसी आ जाता है मार्केट में तो उनके लिए बहुत तगड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कम्पिटिटिव फेयर भी उनको देना है अगर अपने पैसेंजर शेयर को मेंटेन करना है। अभी इंडिगो का टोटल पैसेंजर शेयर है दैट इज़ अराउंड 38%, जो कि पहले जेट एयरवेज जब लीडिंग कर रहा था, जेट एयरवेज ग्राउंडेड हो गया इन द ईयर ऑफ 2015 और 2014 नियर बाय, एंड आफ्टर दैट जितना भी ये टाइम ड्यूरेशन है उसमें इंडिगो की वजह से एक्चुअली जेट एयरवेज की वाट लगी थी कि उस समय कम्पिटिटिव फेयर इंडिगो ने देना स्टार्ट किया, जिसको सस्टेन नहीं कर पाया जेट एयरवेज, और फाइनली उसको फेलियर होना पड़ा। बट जेट एयरवेज लकीली इट हैज़ नाउ रिवाइव्ड, और जेट एयरवेज भी 2022 में इंडियन मार्केट में दोबारा से रिशेड्यूल करने वाला है अपने ऑपरेशंस। तो बहुत तगड़ा, मतलब आने वाले टाइम में अगर मैं कहूँ कि अगले 5 और 10 ईयर्स में देयर विल बी ए बिग कंपटीशन अमॉन्ग दिस एयरलाइंस। और अपार्ट फ्रॉम दिस सेवरल अदर फॉरेन एयरलाइंस आर आल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। बहुत सारी कंपनियां लाइन अप हैं, दे आर टेकिंग एनओसीज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये जो यूएलसीसी है एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर हम यूएलसीसी की बात करें कितना ये कारगर होगा, क्या ये एयरलाइंस इसको सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि यूएलसीसी का मेन मोटो है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है अभी उसको कैसे भी कम करना। ऑपरेशनल कॉस्ट अगर नीचे जाती है तो फेयर भी जो पैसेंजर से हम ले रहे हैं उसको हम भी नीचे ले जा सकते हैं। अब यूएलसीसी एक्चुअली सारी कंपनियां कर सकती हैं, बट उसका प्रॉब्लम है कि क्या इंडिया के पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है इस टाइप की ऑपरेशंस करने के लिए। तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं बताता हूँ। पहला जो प्रॉब्लम है, 4 एंड मोर पोस्ट प्रॉब्लम है कि इंडियन सिटीज़ में पार्टिकुलरली लोकल और वी कैन से के सेकेंडरी एयरपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो जितने भी एयरलाइंस अभी ऑपरेट कर रही हैं वो मेजर हब एयरपोर्ट पे ही टारगेटेड है और बेस्ड है, जैसे कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कोचीन यू कैन, ट्रिवेंड्रम यू कैन गो, और यू कैन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तो इतना ज़्यादा बिजी है कि उसमें एक नई फ्लाइट अगर लैंड करना चाहते हैं उसको शेड्यूल लेने में कम से कम 7 डेज का अप्रूवल, 7 डेज बिफोर अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना फुल शेड्यूल है कि वहाँ पे कोई नया फ्लाइट को वो अलाउ नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम एयरपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे लोकली और सेकेंडरी एयरपोर्ट नहीं होगा सिटीज में, जैसे कि अगर दिल्ली कह रहे हो, दिल्ली पूरे उस जोन को कवर करता है, इवन इंक्लूडिंग आगरा, इवन हिमाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, even up to you can come to the this region further on backside 300 all around 300 किलोमीटर की जो सर्कल है उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट करता है। तो सारी फ्लाइट केवल वहीं जाती है, इसके अलावा कोई और एयरपोर्ट नज़दीक नहीं है। हालांकि प्रपोज्ड है कुछ, बट उनको बनने में अभी भी 10 to 11 ईयर्स लगेंगे। तो सारे अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। तो अभी एट प्रेजेंट की सिचुएशन में अगर कल को जैसे 2022 में ये यूएलसीसी की कॉन्सेप्ट की पहली एयरलाइंस आ रही है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन ड्रॉप दी ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर ऑपरेशनल कॉस्ट नीचे नहीं जाएगी तो फेयर कैसे नीचे आप ले जा सकते हो। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। दूसरा ड्रॉबैक जो आ रहा है वो है बैगेज जो वेट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहिए। तो डीजीसीए को एक प्रॉपर गाइडलाइंस लानी पड़ेगी, तो कम से कम पैसेंजर को 15 किलोग्राम जो बैगेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे इसमें भी प्रॉब्लम कर दी है, क्या 50 किलोग्राम नहीं ले जा सकते, उससे लोअर ले जा सकते हैं, 13 और 14 ही अलाउ कर रहे हैं। समटाइम इट्स गोइंग टू बी 10 आल्सो। ड्यूरिंग द पेंडेमिक इट वाज रिड्यूस्ड टू 10, और उसके साथ हैंड बैगेज को 5 kg तक आप अलाउ कर सकते हैं। ये है अभी का सिचुएशन। बट जो पैसेंजर की तरफ से डिमांड है दैट इज अराउंड 15 किलोग्राम शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट बैगेज, उसको भी लाने में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यूएलसीसी में अगर इसको फिट करने की कोशिश करेंगे तो ऑपरेशन कॉस्ट नीचे लाने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो नई कंपनियां जो आ रही हैं और जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एयरलाइन कंपनियां हैं वो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है वो है स्लॉट लेने में। जब भी आपका प्लेन जाना चाहता है फ्रॉम, फॉर एग्जांपल इट इज गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इट इज गोइंग टू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी फुल है। उसकी सिचुएशन आप देखो तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा में वो फंक्शन कर रहा है। सारे मेजर इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहीं पे लैंड करती है, इवन डोमेस्टिक फ्लाइट्स।
तो ये स्लॉट लेने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अगर नई एयरलाइन मार्केट में आती है तो उसको जो स्लॉट लेने में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि अगर उसको अपनी ऑपरेशन करने हैं बिटवीन बेंगलुरु टू दिल्ली, तो जो स्लॉट एक्सचेंज करने का है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। जब वो प्रॉब्लम करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग जो फ्लीट्स हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में एयरलाइंस हैं, उनके लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके अलावा जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है उनके, जैसे नई एयरपोर्ट है ऑल, वो अभी अंडर प्रोसेस हैं। कुछ को अप्रूवल मिल चुका है और कुछ अंडर प्रोसेस हैं। अप्रूवल मिले कई सालें हो गई हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5 years हो गए। जैसे दिल्ली का सब्स्टिट्यूट इन जेवर एयरपोर्ट, राइट, they are planning to open a Jewar airport that is very nearby to Delhi and it is connecting even Agra. द प्रपोजल, ये प्रपोजल जब आया था वो ऑलमोस्ट प्रपोजल आए हुए 5 साल हो गए, अप्रूवल भी हो गया, उसके बाद अभी फंक्शनिंग वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यू कैन एज्यूम दैट at what speed actually Indian government is working on these kind of expansion projects of this airline. तो वो another 10 years or 10-12 years will take to come to that level that you can reduce some operation cost. देखते हैं कि ये कैसे इसको गिराएंगे, बट ओवरऑल कहानी ओवरऑल ये हो रहा है। ये 3 सबसे बड़े मेजर फैक्टर्स तो मैं आपको बताए, सबसे बड़ी फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो कॉस्ट है वो इजीली नीचे नहीं आएगी, क्योंकि पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे, हमारे पास लोकल एयरपोर्ट होंगे हर सिटी में, ऑलमोस्ट नॉट एवरी सिटी इज पॉसिबल, बट इतने डिस्टेंस में लाइक विद इन 100 किलोमीटर एटलीस्ट 1 एयरपोर्ट तो होना चाहिए। 100 to 120 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि इंडियन रेलवे की जगह जगह स्टेशन हैं, तो आप एयरपोर्ट भी बना सकते हो एटलीस्ट 10 और 11 सिटीज छोड़कर, मतलब आप 200-300 किलोमीटर की गैप के साथ में एक लोकल रीजनल एयरपोर्ट बना सकते हो, जहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैन लैंड एंड टेक ऑफ। तो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट लाने में इंडिया सक्सेस हो जाता है तो डेफिनेटली प्राइसेस विल गो डाउन। बट एक खुशखबरी है कि अगर न्यू एयरलाइंस आ रही है मार्केट में, तो जितने भी यंग एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा जो नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लोग हैं, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जॉब मार्केट विल ओपन। क्योंकि कार्गो में बताया उनमें से 2 तो कार्गो ही कंपनीज दे आर गोइंग टू ऑपरेट। तो कार्गो के लिए तो बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, लेबर और मैनेजरियल टास्क, सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती है। तो जॉब ग्रोथ विल डेफिनेटली कम इन द एविएशन सेक्टर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मोर देन 20,000 प्लस opportunities, right, will be available for young as well as medium scale or highly skilled professionals in this aviation sector that is going to be come in the next 5 years. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, स्पेशली फॉर स्ट्रगलिंग इंजीनियर्स एंड दोज हु आर नॉट फाइंडिंग जॉब ड्यू टू दिस पोस्ट पैंडेमिक इफेक्ट, उसके लिए बेटर है। और दूसरा, जैसे कि अब सारे लोग ज़्यादातर ट्रेन की जर्नी करना पसंद नहीं करते, अभी है ठीक है, मार्जिन इज नाउ आल्सो हैज रिड्यूस्ड, ओनली 65% आर गोइंग बाय ट्रेन, रिमेनिंग 40 नियर बाई 40 or 45% आर स्टिल प्रेफरिंग टू गो विद एयर ट्रेवल। बट जो एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले टाइम में मे बी आफ्टर 5 to 10 years ये सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। जो एयर ट्रेवल करने वाले होंगे वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू दी पैसेंजर ट्रेन, बिकॉज ट्रेन की जर्नी बहुत ही टायरिंग होती है और लॉन्ग जर्नी होती है। ज़्यादातर लोगों के पास अब टाइम नहीं है, विद इन शॉर्टर टाइम दे वांट टू कंप्लीट ऑल देयर स्पेशल टास्क। तो उसके लिए एयर ट्रेवल में डेफिनेटली इंडिया विल गो, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी प्रेफरिंग टू गो बाई एयर ट्रेवल, एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर हमारे जो फेयर हैं जिन पे कुछ कंट्रोल हो सके। कि जो कॉस्ट है जो हम पे करते हैं एज ए फेयर, दैट इज रियली वेरी वेरी हाई एट प्रेजेंट, दैट नीड टू बी गो डाउन स्लाइटली, then only we can expect that maximum number of people can easily afford it, और एयर ट्रेवल को मोटिवेशन मिलेगा, लोग डेफिनेटली विल कम अप। सो के ओवरऑल राउंड ऑफ द स्टोरी मैं बोलना चाहूँ तो ये बहुत अच्छी खबर है एविएशन इंडस्ट्री के लिए विद रिगार्ड टू दी एयर फेयर एज वेल एज फॉर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू ऑल।